Hello everyone, welcome to Study with Palak, your one-stop solution for all queries and doubts regarding JKPSC lecture post of zoology. So in this video, we are going to talk about the structure of neuron. Okay. तो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन क्या होता है? न्यूरॉन को हम नर्व सेल भी बोलते हैं. ठीक है, वन सेकेंड. हाँ, यस, न्यूरॉन को हम नर्व सेल भी बोलते हैं क्योंकि हमने स्टार्ट किया था नर्वस सिस्टम में हमने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पढ़ा था जिसमें हमने नर्व्स के बारे में पढ़ा था. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम. तो नर्वस सिस्टम के स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट क्या है? न्यूरॉन. ठीक है, neurons are the fundamental unit of nervous system that are specialized to transmit information to different parts of the body. तो न्यूरॉन्स क्या करते हैं? आपकी इंफॉर्मेशन को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में कैरी करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं. ठीक है, सिग्नल्स को कैरी करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस. ठीक है, तो आप जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम है, न्यूरल सिस्टम है. ठीक है, ह्यूमन न्यूरल सिस्टम में आपके पास 100 बिलियन न्यूरॉन्स है. मतलब सोच लो कितनी सारी न्यूरॉन्स है आपकी बॉडी के अंदर, है ना. और सिर्फ अगर ब्रेन की बात करूं, मतलब सिर्फ मैं ब्रेन की बात करूं तो 86 बिलियन न्यूरॉन्स तो सिर्फ आपकी ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है. आउट ऑफ 100 बिलियन न्यूरॉन्स 86 बिलियन न्यूरॉन्स इज प्रेजेंट इनसाइड द ब्रेन. ठीक है, तो टोटल आपके पास अराउंड 100 बिलियन न्यूरॉन्स प्रेजेंट हैं. ठीक है, तो एक चीज और आपको पता होगा, मतलब जिस लोगों ने सेल के बारे में कुछ पढ़ा है, तो नर्व सेल्स, न्यूरॉन कह लो या नर्व सेल कह लो. ठीक है, दिस आर द लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी. ठीक है, ह्यूमन बॉडी के लॉन्गेस्ट सेल्स कौन से हैं? आपके नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स. ठीक है, अब आपको पता है कि आपके एम्ब्रियो की 3 लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म. तो ये जो न्यूरॉन्स हैं दे ओरिजिनेट फ्रॉम एक्टोडर्म लेयर ऑफ एम्ब्रियो, है ना. एम्ब्रियो के एक्टोडर्म लेयर से आपका नर्व सेल ओरिजिनेट होते हैं. ठीक है, एंड ये जो आपके नर्व सेल्स है ना, ये न्यू न्यूरॉन्स कभी भी बर्थ के बाद नहीं बनते. जितने बनने हैं तब पहले ही बन जाएंगे नर्व सेल्स. ठीक है, न्यू न्यूरॉन्स नेवर डेवलप आफ्टर बर्थ. ठीक है, ये कभी भी दोबारा से न्यू न्यूरॉन्स जो है डेवलप नहीं होते हैं. ठीक है, बर्थ के बाद कोई भी न्यूरॉन्स डेवलप नहीं होंगे. ठीक है, एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग दैट न्यूरॉन्स डू नॉट डिवाइड टू इंक्रीज इन नंबर. जितने हैं वो उतने ही रहेंगे, इनका नंबर कभी भी इंक्रीज नहीं होगा. ठीक है, इनके अंदर सेल डिवीजन नहीं होते न्यूरॉन्स के, न्यूरॉन्स डिवाइड नहीं करते हैं. ठीक है, तो अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं तो देखो कैसे होता है स्ट्रक्चर. मैं आगे डायग्राम भी बताऊंगी, बट मैं आपको बेसिक स्ट्रक्चर बता देती हूँ, है ना, सिंपल सा, क्योंकि खुद बनाने से इजीली आता है. तो देखो आप मेरे साथ बना सकते हो. तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूरॉन. सिंगल न्यूरॉन का मैं स्ट्रक्चर बना रही हूँ. यहाँ पे कुछ ब्रांचेस लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, वी हैव सम ब्रांचेस लाइक स्ट्रक्चर्स हियर, इस तरह से, है ना, ब्रांचेस होती हैं जैसे. इसको हम बोलते हैं डेंड्राइट्स. ठीक है, एक एक करके मैं सबको पढ़ाऊंगी, बट सिंपल सा एक रफ इंफॉर्मेशन होती है ना, तो वो हम यहाँ पे एक डिस्कस कर लेंगे. डेंड्राइट्स का काम क्या होता है? डेंड्राइट्स का काम होता है टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कौन करता है? डेंड्राइट्स करते हैं. फिर वो इंफॉर्मेशन को कहाँ पे ट्रांसमिट करेंगे? इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करेंगे टू द सेल बॉडी. तो ये वाला पार्ट इज कॉल्ड एज सेल बॉडी. ठीक है, सेल बॉडी में आपके पास न्यूक्लियस होगा, बाकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा. ठीक है, साइटोप्लाज्म होगा. ठीक है, सेल बॉडी के अंदर साइटोप्लाज्म होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, बहुत कुछ होगा. ठीक है, और यहां पर ना सेल बॉडी में इस तरह से कुछ ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. दिस ग्रेन्यूल्स आर कॉल्ड एज निसल्स ग्रेन्यूल्स. इसको क्या बोलते हैं? निसल्स ग्रेन्यूल्स. ठीक है, निसल इज अ नेम ऑफ अ साइंटिस्ट, फ्रेंच निसल. ठीक है, निसल ग्रेन्यूल्स बेसिकली दिस आर द फ्रेगमेंट्स ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. दिस आर द फ्रेगमेंट्स ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो इसका मेन काम क्या होगा? प्रोटीन सिंथेसिस करना.
ठीक है, तो मेरी बात याद रखना कि सेल बॉडी के अंदर सब कुछ होगा। सेल बॉडी कंसिस्ट ऑफ आपका न्यूक्लियस होगा, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, गोल्गी होगी, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, ठीक है, निसल्स ग्रैन्यूल्स हैं, तो सब कुछ इसके अंदर प्रेजेंट है आपके किसके अंदर, सेल बॉडी के अंदर, ठीक है। तो सिग्नल्स आपके यहां से अब कहा जा रहे हैं, यहां पर, तो दिस इज कॉल्ड एज एक्सॉन, इसको क्या बोलते हैं, एक्सॉन, ठीक है। और ये आपके क्या है, एक्सॉन के टर्मिनल्स, दिस इज कॉल्ड एज एक्सॉन टर्मिनल्स, ठीक है। तो ये आपका सिंगल आपका क्या था, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर था, जो मैंने आपको बेसिक स्ट्रक्चर बताया, इसके पार्ट्स बताए। तो वी हैव डेंड्राइट्स, वी हैव सेल बॉडी एंड वी हैव एक्सॉन, ठीक है। एक एक करके हम डिटेल्स में भी बहुत पढ़ेंगे इसके बारे में, बट दिस इज अ बेसिक रफ इंफॉर्मेशन दैट यू मस्ट हैव, ओके। उसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। तो न्यूरॉन्स जो है उनके स्ट्रक्चर और फंक्शन के बेसिस में क्लासिफाई हुए हैं फर्दर। तो फंक्शनली दे आर सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स एंड इंटर न्यूरॉन्स, और स्ट्रक्चर के बेसिस पे दे आर यूनिपोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर न्यूरॉन्स, ठीक है। तो देखो सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन ना, ये ऑलरेडी वही आपके न्यूरॉन्स है जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाए थे, जब मैं आपको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पढ़ा रही थी, सेंसरी नर्व्स एंड मोटर नर्व्स, तो वही है ये सेंसरी न्यूरॉन्स एंड मोटर न्यूरॉन्स, ठीक है। देखो, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं मल्टीपोलर न्यूरॉन क्या होता है, बाइपोलर न्यूरॉन क्या होता है, यूनिपोलर न्यूरॉन क्या होता है, ठीक है। यूनिपोलर न्यूरॉन होता है जिसके पास सिर्फ एक ही प्रोसेस होगी, एक सिंगल सा प्रोसेस होगा, मतलब एक सिंगल आपकी एक्सॉन होगा, ठीक है। इस सिंगल प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूराइड, क्या बोलते हैं, न्यूराइड, ठीक है। और ये न्यूराइड जो है ये डिवाइड करेगा इनटू डेंड्राइट, ठीक है, डेंड्राइट एंड आपका एक्सॉन, ठीक है। तो डेंड्राइट और एक्सॉन में ये आपका न्यूराइड एक सिंगल प्रोसेस होगा, सिंगल प्रोसेस आपका डिवाइड करेगा डेंड्राइट और न्यूरा आपके एक्सॉन में, ठीक है। मतलब प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं होगा, जो मैंने आपको अभी पढ़ाया, जो मैंने अभी आपको स्ट्रक्चर पढ़ाया ना, दैट इज अ मल्टीपोलर न्यूरॉन, जिसमें आपके क्या होंगे, एक एक्सॉन होगा, ठीक है, और 2 और मोर डेंड्राइट्स होंगे। तो मैंने बहुत सारे डेंड्राइट्स बनाए थे ना, तो दैट इज अ मल्टीपोलर न्यूरॉन, ठीक है, जो कि आपके प्रेजेंट होगा आपके सीएनएस में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। यूनिपोलर न्यूरॉन्स आपके प्रेजेंट होगा वर्टिब्रेट एम्ब्रियोस में, मतलब एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट होता है, एंड आपके इनवर्टिब्रेट्स में प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। बट आपके बाइपोलर न्यूरॉन्स क्या होंगे, देखो अब सेल बॉडी यहाँ पे एक पार्ट यहां निकल रहा है और एक पार्ट यहां निकल रहा है, ठीक है, बट आपका डेंड्राइट एक ही है, ठीक है, एक डेंड्राइट की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, है ना। तो यहाँ पे 1 एक्सॉन होगा एंड 1 डेंड्राइट होगा, दैट इज अ बाइपोलर, ठीक है। बट यहाँ पे क्या था, यहाँ पे सेल बॉडी साइड में थी, ये आपका एक एक्सॉन था और वहां से आपकी डेंड्राइट्स की ब्रांचेस निकली थी, ठीक है। तो यहाँ पे सिंगल आपका कह सकते हो प्रोसेस था, सिंगल आपकी एक लेयर थी, मतलब लेयर कह लो या आप प्रोसेस कह लो, ठीक है, जो सिंगल था, ठीक है, इसको न्यूराइट हम बोलते हैं। बट यहाँ पे सेल बॉडी बीच में, और यहाँ से आपकी डेंड्राइट और यहाँ पे आपके एक्सॉन्स है, और यहाँ पे बहुत सारी डेंड्राइट्स होंगे, तो वो मल्टीपोलर न्यूरॉन होगा, ठीक है। बाइपोलर न्यूरॉन्स आपका कहाँ पे होता है, रेटिना ऑफ आई, वहां पे आपका बाइपोलर होगा, ठीक है। आपके एयर में होगा, जो कि आपकी सेंसरी लेयर होती है आपकी एयर की, वहां पर होगा। ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम में आपके होगा, फाइन। फंक्शन के बेस पे वी हैव सेंसरी, जिसको एफरेंट ही बोलते हैं, इंटर न्यूरॉन जिसको रिलेइंग न्यूरॉन भी बोलते हैं, और मोटर न्यूरॉन जिसको इफरेंट न्यूरॉन, क्योंकि अब बताओ मुझे सेंसरी न्यूरॉन क्या होता है। यस, सेंसरी न्यूरॉन्स होता है जो कि इंपल्सेस को ट्रांसमिट करता है फ्रॉम योर सेंस ऑर्गन्स, फ्रॉम योर बॉडी पार्ट्स टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, है ना। तो पहले क्या करेंगे, इंपल्सेस को रिसीव करेंगे, इंपल्सेस को ट्रांसमिट करेंगे टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास जो न्यूरॉन्स आपकी इंफॉर्मेशन को लेकर जा रहे हैं वो आपके सेंसरी या एफरेंट न्यूरॉन है, ठीक है। इंटर न्यूरॉन या रिलेइंग न्यूरॉन क्या होंगे, जो आपके क्या करेंगे, बीच के होंगे, जो इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे, स्टोर करेंगे इन्फॉर्मेशन को, ठीक है, और फिर उस इन्फॉर्मेशन को आगे पास करना है टू दी अगेन आपके बॉडी टिश्यूज के पास, मसल्स के पास, ऑर्गन्स के पास, और वो इन्फॉर्मेशन को कौन लेकर जाएगा, मोटर न्यूरॉन्स, इफरेंट न्यूरॉन, ठीक है। तो आपकी बॉडी से सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास सेंसरी न्यूरॉन्स लेके जा रहे हैं, फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट कौन कर रहा है,
इंटरन्यूरॉन, और फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम से अगेन आपके मसल्स के पास, आपके ऑर्गन्स के पास इंफॉर्मेशन को कौन लेकर जा रहा है? मोटर न्यूरॉन। ठीक है, ओके। तो ये जो स्ट्रक्चर मैंने आपको बना के दिया था, ठीक है, डेंड्राइट, ये बीच में न्यूक्लियस है, इसको सेल बॉडी बोलते हैं, दिस इज अ एक्सॉन, ठीक है। ये नोड्स ऑफ रणवीर क्या होते हैं मैं बताती हूँ, ठीक है, और ये एक्सॉन टर्मिनल, ठीक है, इतना पहले से देख लो। तो सेंसरी न्यूरॉन्स कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंसरी रिसेप्टर सेल्स, ठीक है, प्रेजेंट थ्रू आउट द बॉडी टू द ब्रेन, ठीक है, इंफॉर्मेशन बॉडी से कहाँ लेके जा रहे? ब्रेन में। मोटर न्यूरॉन्स ट्रांसमिट करते हैं इंफॉर्मेशन को फ्रॉम ब्रेन टू द मसल्स, और इंटर न्यूरॉन्स ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन करते हैं बिटवीन डिफरेंट न्यूरॉन्स इन द बॉडी, ठीक है। तो पार्ट ऑफ न्यूरॉन डेंड्राइट्स आपके ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो कि मैसेजेस को, सिग्नल्स को रिसीव करेंगे फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स एंड अलाउ ट्रांसमिशन ऑफ मैसेजेस टू द सेल बॉडी। तो डेंड्राइट्स क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन को मैसेजेस को रिसीव करते हैं, ठीक है, और उसको ट्रांसमिट करते हैं टू द सेल बॉडी। फाइन। सेल बॉडी, हर एक न्यूरॉन के पास एक सेल बॉडी होती है जिसमें न्यूक्लियस होता है, गोल्गी होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, निसल्स ग्रैन्यूल्स होते हैं और बाकी और भी चीजें उसके अंदर प्रेजेंट होंगी, ठीक है। तो क्या बोला मैंने आपको? मैंने बोला है कि जो आपका सेल बॉडी है ना, इसको आप साइटोन भी बोलते हो, इसको आप सोमा भी बोलते हो, ठीक है। अब आपकी जो डेंड्राइट्स थी ना, डेंड्राइट्स ने सिग्नल्स को रिसीव किया था, ठीक है, फ्रॉम योर अदर न्यूरॉन्स, बाकी न्यूरॉन से, और जो भी आपकी स्टिमुलाई होगी वहां से सिग्नल्स को रिसीव करेंगे, ठीक है, और सिग्नल्स को पास करेंगे इट टू सेल बॉडी को पास करेंगे, ठीक है। अब सेल बॉडी जो है ये सिग्नल्स को ट्रांसमिट करेंगे, सिग्नल्स जो है वो ट्रेवल करेंगे डाउन द एक्सॉन्स, सिग्नल्स जो हैं वो ट्रेवल करेंगे डाउन द एक्सॉन की तरफ जाएंगे, ठीक है, किसकी फॉर्म में? इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस, किसकी फॉर्म में? इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस की फॉर्म में, ठीक है। और डेंड्राइट जो सिग्नल्स को रिसीव कर रही थी वो कर रही थी इन फॉर्म ऑफ केमिकल सिग्नल्स, ठीक है, वो केमिकल सिग्नल्स थे, केमिकल मैसेजेस थे जो डेंड्राइट्स रिसीव कर रही थी। फिर वो सेल बॉडी में केमिकल मैसेजेस विल ट्रांसमिट इनटू इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस, और वो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस की फॉर्म में ट्रेवल करेंगे, ठीक है। तो एक्सॉन एक ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर है जो कि इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को कैरी कर रहा है फ्रॉम द सेल बॉडी टू द एक्सॉन टर्मिनल्स, और वहां से वो किसको पास कर देगा? अगले न्यूरॉन को, ठीक है। अच्छा, अभी माइलिन शीट क्या है? माइलिन शीट एक फैटी इंसुलेटिंग लेयर है जो कि एक्सॉन्स को सराउंड कर रही है, ठीक है। हो सकता है ये माइलिन शीट प्रेजेंट हो, ठीक है, वो आपके माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होंगे, और हो सकता है माइलिन शीट एब्सेंट हो, वो आपके नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होंगे। अब माइलिन शीट क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द नर्व सिग्नल ट्रांसमिशंस, और ये आपके नर्व फाइबर्स को प्रोटेक्ट भी करती है और सपोर्ट भी करती है, ठीक है। एक तरह का इंसुलेटिंग शीट है ये। क्या है ये? इंसुलेटिंग शीट है, ठीक है, जो कि आपके कहाँ पे प्रेजेंट है? ये आपके न्यूरॉन्स, एक्सॉन्स को सराउंड कर रही है, ठीक है। तो एक्सॉन्स को प्रोटेक्शन और सपोर्ट प्रोवाइड करेगी, ठीक है। तो एक तरह की इंसुलेशन है, जैसे कि एक वायर के ऊपर आप इंसुलेशन करते हो, वैसे ही एक्सॉन के ऊपर इंसुलेशन है जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लीक आउट होने से प्रिवेंट कर रही है, ठीक है। ये प्रिवेंट कर रही है लीकिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, ठीक है। और साथ ही साथ माइलिन शीट का काम होगा कि ये क्या करेगी? इंक्रीज करेगी स्पीड ऑफ आपकी नर्व इंपल्सेस, ठीक है, स्पीड को इंक्रीज करेगी। क्लियर हुई बात? तो अब यहां पे देखो, ये रहा, ठीक है, मैं डायग्राम बनाती हूं, ठीक है। ओके, तो यहां पर ना आपके इस तरह से ये माइलिन शीट प्रेजेंट होगी, ये रही, ठीक है, दिस इज अ माइलिन शीट,
ठीक है। और माइलिन शीथ के बीच में यहाँ पे गैप्स होंगे, माइलिन शीथ के बीच में ना यहाँ पे गैप्स होंगे, ये दिख रहे हैं गैप्स आपको, दिस गैप्स आर कॉल्ड एज नोड्स ऑफ रेनवीर, इसको बोलेंगे नोड्स ऑफ रेनवीर। ठीक है, ओके। तो देखते हैं आगे क्या बोल रहे हैं वो। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है साल्टेरी कंडक्शन। साल्टेटरी कंडक्शन क्या होता है? साल्टेटरी कंडक्शन क्या होता है कि जब आपके जो सिग्नल्स हैं, एक्शन पोटेंशियल्स हैं, इंपल्सिस हैं, वो एक नोड से जंप कर रही है दूसरे नोड पे, मतलब ये डायरेक्ट ऐसे ट्रेवल ना करने की बजाय एक नोड से दूसरे नोड पे जंप कर रही है। ठीक है, तो साल्टेटरी कंडक्शन क्या होता है? फास्टर एंड मोर एफिशिएंट मूवमेंट ऑफ नर्व सिग्नल्स थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड एज साल्टेटरी कंडक्शन। साल्टेटरी कंडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें नर्व सिग्नल ज्यादा फास्ट और ज्यादा एफिशिएंटली जो है वो ट्रेवल करते हैं। ठीक है, एक्शन पोटेंशियल जो आपका जनरेट हुआ है वो एक गैप से दूसरे गैप में जंप करेगा रेदर देन ट्रेवलिंग कॉन्टिन्यूसली। ठीक है, इंस्टेड ऑफ ट्रेवलिंग कॉन्टिन्यूसली वो क्या कर रहे हैं, एक्शन पोटेंशियल एक नोड से दूसरे नोड पे जंप कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो आपके नर्व इंपल्सेस है ज्यादा फास्टर ट्रेवल कर रही है। तो साल्टेटरी कंडक्शन क्या होता है? साल्टेटरी कंडक्शन होता है द जंपिंग ऑफ एक्शन पोटेंशियल फ्रॉम वन गैप को क्या बोलते हैं, नोड ऑफ रेनवीर, टू द नेक्स्ट रेदर देन ट्रेवलिंग कॉन्टिन्यूसली। ठीक है, तो नर्व फाइबर्स दैट आर कवर्ड विद माइलिन शीथ एक इंसुलेटिंग लेयर है जो कि प्रोड्यूस्ड की जाती है बाय द श्वान सेल्स इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल्स इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ओलिगोडेंड्राइट सेल्स हैं जो कि इस माइलिन शीथ को सक्रीट करते हैं, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन्स में श्वान सेल्स होते हैं जो कि इस माइलिन शीथ को सक्रीट करते हैं। ठीक है, तो इस गैप्स को हम बोलते हैं नोड्स ऑफ रेनवीर। इस गैप्स के अंदर आपके सोडियम एंड पोटेशियम चैनल्स होंगे जो कि हेल्प करेंगे इस एक्शन पोटेंशियल को टू ट्रेवल क्विकली डाउन द एक्सॉन फ्रॉम बाय जंपिंग फ्रॉम वन नोड टू द नेक्स्ट नोड, फ्रॉम वन गैप टू द नेक्स्ट गैप, और इस जंपिंग को हम क्या बोलते हैं, साल्टेटरी कंडक्शन। ठीक है, तो नोड्स ऑफ रेनवीर क्या है? इट इज अ इंटरप्शन इन द गैप। ठीक है, गैप इन द माइलिन शीट। ठीक है, माइलिन शीट आपकी एक फैटी इंसुलेटिंग लेयर है जो कि आपके एक्सॉन्स को सराउंड कर रही है। ये गैप्स जो क्या कर रहे हैं, एक्सपोज कर रहे हैं एक्सॉन मेम्ब्रेन को टू द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस। ठीक है, जिसकी वजह से आपका आयन एक्सचेंज जो है पॉसिबल है। ठीक है, तो इस गैप्स की वजह से आयन एक्सचेंज जो है, सोडियम पोटेशियम क्लोरीन का जो भी आयन एक्सचेंज है वो पॉसिबल है ड्यू टू दिस गैप्स प्रेजेंट इन बिटवीन द माइलिन शीथ। ठीक है, तो इस नोड्स ऑफ रेनवीर में आपके हाई कंसंट्रेशन ऑफ आयन चैनल, सोडियम चैनल, पोटेशियम चैनल, क्लोरीन चैनल्स वगैरह प्रेजेंट है, आपके कैल्शियम के चैनल्स वगैरह प्रेजेंट है। बट हम किसकी बात करते हैं, ज्यादातर हम बात करते हैं सोडियम एंड पोटेशियम चैनल्स की, जो कि इंपॉर्टेंट हैं, जो कि आपके रिक्वायर्ड हैं फॉर जनरेटिंग द एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो सोडियम एंड पोटेशियम चैनल आर एसेंशियल फॉर जनरेटिंग ऑफ एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो फंक्शन क्या हो गया, एक तो एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करना, जब नर्व इंपल्सेस जो आपके एक्शन पोटेंशियल है वो आपके माइलिनेटेड एक्सॉन से ट्रेवल करता है। ठीक है, तो वो क्या करता है, इंस्टेड ऑफ ट्रेवलिंग कॉन्टिन्यूसली, वो पूरे एक्सॉन में कॉन्टिन्यूसली ट्रेवल करने की बजाय क्या करता है, पूरे एक्सॉन में ट्रेवल करने की बजाय क्या कर रहा है, वो इंस्टेड ऑफ ट्रेवलिंग लाइक दिस, वो ऐसे ट्रेवल करने की बजाय क्या कर रहा है, एक नोड से दूसरे नोड में डायरेक्ट जंप कर रहा है। ठीक है, दिस जंपिंग ऑफ एक्शन पोटेंशियल इज कॉल्ड एज साल्टेटरी कंडक्शन। ठीक है, और इसकी वजह से आपकी स्पीड भी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो एक्शन पोटेंशियल ओनली नीड्स टू बी जनरेटेड एट दिस नोड्स। अब आपको बार बार एक्शन पोटेंशियल को रीजनरेट करने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ इस नोड्स में रीजनरेट होंगे, जिसकी वजह से स्पीड जो है इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और आपकी ऑब्वियसली एनर्जी एफिशिएंट ट्रांसमिशन होगी, क्योंकि अगर बार बार आप एक्शन पोटेंशियल को जनरेट कर रहे हो हर एक पॉइंट में, तो आपकी एनर्जी ज्यादा लगेगी, बिकॉज ये सोडियम पोटेशियम चैनल जो है ये एटीपी को यूज करते हैं। आपके जब आयंस मूव करेंगे इन एंड आउट, उसमें एनर्जी का यूज होगा। तब जब सिर्फ कुछ पर्टिकुलर नोड्स पे ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, तो ऑब्वियसली एनर्जी भी सेव होगी, एटीपी की बचत होगी आपकी, कह सकते हो, है ना। तो इट इज एनर्जी एफिशिएंट प्रोसेस। चलो अब बात करते हैं अगली। अब देखो, एक न्यूरॉन ये आ गया आपका। ठीक है, ये एक न्यूरॉन आ गया।
ठीक है, अब आ गया ये दूसरा न्यूरॉन, क्योंकि आपकी बॉडी में तो बहुत सारे न्यूरॉन्स है ना, तो दो न्यूरॉन्स के बीच में जो जगह होगी ना, स्पेस बिटवीन टू न्यूरॉन्स, स्पेस बिटवीन टू न्यूरॉन, दैट इज कॉल्ड एज साइनैप्स। उसको क्या बोलेंगे? साइनैप्स। ठीक है, तो स्पेस बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड एज साइनैप्स। तो एक न्यूरॉन से जो आपके सिग्नल्स होंगे वो यहां पे आएंगे, ठीक है, उसे डेंड्राइट्स ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन रिसीव करेगा। ठीक है, तो साइनैप्स इज द नेम ऑफ द लोकेशन वेयर टू न्यूरॉन्स आर ऑलमोस्ट इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर, वेयर सिग्नल इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू द नेक्स्ट। तो सिंपल सी बात है, स्पेस बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड एज साइनैप्स। ठीक है, तो ये वाला पार्ट को हम बोलेंगे प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। ठीक है, और ये वाले पार्ट को, मतलब नेक्स्ट न्यूरॉन को जो कि इंफॉर्मेशन को रिसीव करेगा, वो होगा पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। डेंड्राइट वाला पार्ट होगा पोस्ट साइनेप्टिक और टर्मिनल वाला पार्ट होगा प्री साइनेप्टिक, और बीच में जो जगह है उसको बोलेंगे साइनेप्टिक क्लेफ्ट। ठीक है, दैट इज द गैप बिटवीन द टू न्यूरॉन्स। ठीक है, तो क्या बोला मैंने? ऑन वन साइड ऑफ द साइनैप इज एक्सॉन टर्मिनल, ठीक है, फ्रॉम द प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, जो कि न्यूरॉन आपके सिग्नल्स को सेंड कर रहा है, और दूसरी साइड की जो कि सिग्नल्स को रिसीव कर रहा है वो होगा पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, और इन बिटवीन देयर इज अ साइनेप्टिक क्लेफ्ट। ठीक है, अब मैं न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में बताती हूँ ये क्या होते हैं। ठीक है, तो ये देखो पहले डायग्राम, दिस इज अ प्री साइनेप्टिक टर्मिनल्स, ये वाले, ये आ गया साइनैप्स, साइनेप्टिक क्लेफ्ट, और ये आ गया पोस्ट साइनेप्टिक सेल जो कि इंफॉर्मेशन को रिसीव करेंगे। जो दे रहा है इंफॉर्मेशन दैट इज प्री साइनेप्टिक, जो रिसीव कर रहा है वो है पोस्ट साइनेप्टिक। ठीक है, अब आता है एक्सॉन हिलॉक। एक्सॉन हिलॉक ये वाला पोर्शन होता है, दिस इज कॉल्ड एज एक्सॉन हिलॉक। ठीक है, एक्सॉन हिलॉक वो पोर्शन है जहां पे एक्शन पोटेंशियल इनिशिएट होता है, जनरेट होता है। ठीक है, स्टार्ट जहां से होता है एक्शन पोटेंशियल, दैट इज कॉल्ड एक्सॉन हिलॉक। ठीक है, तो अब ये साइट डिसाइड करती है, कंट्रोल करती है वेदर की एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा कि जनरेट नहीं होगा। और जरूरी नहीं कि हमेशा हर एक न्यूरॉन में एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो हर टाइम। ठीक है, जरूरी नहीं है कि जितनी बार उन्होंने सिग्नल्स को रिसीव किया हर बार आपका एक्शन पोटेंशियल इनिशिएट होना ही होना है। ठीक है, बिकॉज ईच न्यूरॉन कैन शेयर साइनेप्सेस विद thousands to hundreds of thousands of neurons। तो साइनेप्स पे बहुत सारे न्यूरॉन्स जो हैं अपने सिग्नल्स को सेंड कर सकते हैं, और वो सिग्नल्स जो है डेंड्राइट्स रिसीव करेगा, और वो सिग्नल्स कहां पर जाएंगे? सेल बॉडी में जाएंगे, और फिर आपके एक्सॉन हिलॉक पे आके वो सिग्नल्स इंटीग्रेट करेंगे। मतलब कि बहुत सारे सिग्नल्स इंटीग्रेट करेंगे आपके एक्सॉन हिलॉक पे आकर। समझ आ रहा है? आपका साइनेप पे बहुत सारे न्यूरॉन सिग्नल्स को सेंड कर सकते हैं। ठीक है, और डेंड्राइट्स उन सारे सिग्नल्स को रिसीव कर सकता है। फिर वो सारे सिग्नल्स इंटीग्रेट होंगे, एक सिग्नल्स में कन्वर्ट होंगे, कहां पर आकर? एक्सॉन हिलॉक में। ठीक है, तो एक्सॉन हिलॉक इज लोकेटेड बिटवीन द न्यूरॉन सेल बॉडी एंड द स्टार्ट ऑफ द एक्सॉन। मैंने आपको जगह बता दी है। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्सॉन हिलॉक डिटरमाइंस वेदर द न्यूरॉन विल इनिशिएट एन एक्शन पोटेंशियल और नॉट। ठीक है, इसी इंटीग्रेशन से आपका डिसाइड होगा कि आपका न्यूरॉन एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, तो दिस इज एक्सॉन हिलॉक। ठीक है, अब आते हैं न्यूरोट्रांसमीटर के ऊपर। ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल बिटवीन न्यूरॉन्स इज कैरिड बाय केमिकल। मैंने आपको बोला था ना, डेंड्राइट्स केमिकल सिग्नल्स को रिसीव करते हैं। मतलब कि जो आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स एक्सॉन के थ्रू ट्रेवल कर रहे थे वो फिर से केमिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट होंगे, और वो केमिकल सिग्नल्स ही आपके एक्सॉन टर्मिनल से बाहर निकलेंगे। ठीक है, एंड दैट केमिकल्स आर कॉल्ड एज न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल बिटवीन न्यूरॉन्स इज कैरिड बाय केमिकल्स कॉल्ड एज न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, एट द जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स एक्शन पोटेंशियल कॉजेस न्यूरॉन ए टू रिलीज केमिकल ट्रांसमीटर, और न्यूरॉन बी क्या करेगा? न्यूरॉन बी जो है उस केमिकल सिग्नल्स को रिसीव करेगा। न्यूरॉन बी के जो डेंड्राइट्स होंगे उस केमिकल सिग्नल्स को रिसीव करेंगे। तो मान लो ये न्यूरॉन ए है, ये एक्सॉन टर्मिनल है, यहाँ पे क्या होंगे? साइनेप्टिक वेसिकल्स होंगे। इस वेसिकल्स के अंदर ये केमिकल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ये केमिकल्स जो है इस सेल मेम्ब्रेन से बाहर निकलेंगे। ठीक है, ये केमिकल्स रिसीव हो गए, यहाँ पे कुछ चैनल्स वगैरह भी होते हैं। ठीक है, ये केमिकल्स बाहर आ गए, और डेंड्राइट्स के ऊपर, ये आपका डेंड्राइट हो गया, डेंड्राइट्स के ऊपर कुछ रिसेप्टर्स होंगे जो इस केमिकल्स को रिसीव करेंगे, और केमिकल्स को कहाँ पे भेज देंगे? सेल बॉडी में। ठीक है, सेल बॉडी में जाके अगेन वो इलेक्ट्रिकल इंपल्सिस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो न्यूरोट्रांसमीटर कैन एक्साइट और कैन इनहिबिट
द नेक्स्ट न्यूरॉन फ्रॉम फायरिंग इट्स ऑन एक्शन पोटेंशियल। तो मैंने बोला ना आपको कि जरूरी नहीं है कि एक्शन पोटेंशियल हमेशा जनरेट होगा, वो डिपेंड करेगा कि किस टाइप के जो आपके इंपल्सेस हैं वो इंटीग्रेट हो रही है एक्सॉन हिलॉक पे। ठीक है, अगर न्यूरोट्रांसमीटर एक्साइट करने वाले होंगे तो एक्साइट करेंगे, अगर न्यूरोट्रांसमीटर इनहिबिट करने वाले होंगे तो वो इनहिबिट करेंगे। ठीक है, तो अलग टाइप के आपके केमिकल्स होंगे ना, जैसे आपके ग्लूटामेट हो सकता है, गाबा हो सकता है, तो कुछ आपके एक्साइट करेंगे, कुछ आपके क्या करेंगे, इनहिबिट करेंगे। ठीक है, तो रेस्टिंग पोटेंशियल मतलब रेस्टिंग पोटेंशियल एक ऐसा मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक चार्ज है न्यूरॉन के अंदर कि जब अभी सिग्नल्स ट्रांसमिट नहीं हो रहे, मतलब रेस्टिंग स्टेज में है, जो सोडियम पोटेशियम पंप और पोटेशियम लीक चैनल्स की वजह से मेंटेन होता है। तो रेस्टिंग पोटेंशियल जो है आपका वो पोटेंशियल, वो स्टेज है जब न्यूरॉन्स अपने सिग्नल्स को अभी ट्रांसमिट नहीं कर रहा है, एक रेस्टिंग स्टेज पे है। एंड दिस स्टेज इज मेंटेन्ड बाय सोडियम पोटेशियम पंप एंड पोटेशियम लीक चैनल्स। तो डिफरेंस इन टोटल चार्ज बिटवीन इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल इज कॉल्ड एज मेम्ब्रेन पोटेंशियल, है ना। मेम्ब्रेन के बाहर कितना चार्ज है और मेम्ब्रेन के अंदर कितना चार्ज है। ठीक है, तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ न्यूरॉन एट रेस्ट इज नेगेटिवली चार्ज्ड। ठीक है, तो रेस्ट पे जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है वो नेगेटिवली चार्ज है, दैट इज -70 मिली वोल्ट्स। ठीक है, विच इज मोर नेगेटिव देन आउटसाइड। अंदर -70 मिली वोल्ट होगा, मतलब अंदर ज्यादा नेगेटिव होगा और बाहर कम नेगेटिव होगा। समझ आ रही है बात। तो दिस वोल्टेज इज कॉल्ड एज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल वोल्टेज। ठीक है, ये -70 मिली वोल्ट है। ठीक है, विच इज इनसाइड दी आपका सेल के अंदर जो है, दैट इज मोर नेगेटिव देन द आउटसाइड। और दिस रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज योर वोल्टेज दैट इज एट द रेस्टिंग स्टेज, जब सिग्नल्स ट्रांसमिट नहीं हो रहे हैं। ठीक है, दिस इज कॉज्ड बाय डिफरेंसेस इन द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस इनसाइड एंड आउटसाइड दिस सेल। तो ये पोटेंशियल कैसे जनरेट होगा कि बाहर कितना चार्ज है और अंदर कितना चार्ज है। समझ आई बात। रेस्टिंग पोटेंशियल क्या है, एक मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या है। मेम्ब्रेन पोटेंशियल है कि आपका सेल के बाहर कितना चार्ज है, ये आपका सेल आ गया। ठीक है, सेल के बाहर कितना चार्ज है और सेल के अंदर कितना चार्ज है, उन दोनों के डिफरेंस को हम बोलते हैं आपका मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब मैंने बोला कि आपके रेस्टिंग स्टेज में आपका अंदर ज्यादा नेगेटिव होगा, मोर नेगेटिव होगा, और बाहर जो है वो कम नेगेटिव होगा, और अंदर जो है इट इज -70 मिलीवोल्ट एट द रेस्टिंग स्टेज। ठीक है, तो ये आपके मेन दो प्रोसेसेस की वजह से मेंटेन और एस्टैब्लिश हो रहा है। एक तो आपका सोडियम पोटेशियम पंप जो कि एटीपी बेस्ड होता है, और दूसरा आपका पोटेशियम लीक चैनल जो कि एटीपी पे डिपेंड नहीं होता, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन की तरह मूवमेंट होती है उसकी। ठीक है, तो सोडियम पोटेशियम पंप को हम सोडियम पोटेशियम एटीपेस भी बोलते हैं, जो कि सोडियम को मूव करता है आउट ऑफ द सेल और पोटेशियम को मूव करता है इनटू द सेल। ठीक है, सोडियम को आउट ऑफ द सेल मूव करता है, पोटेशियम को इनसाइड द सेल मूव करता है। अब आप बोलोगे मैम नेगेटिव चार्ज कहां से आया, तो सुनो, नेगेटिव चार्ज कैसे हुआ, जब 3 सोडियम बाहर जा रहे हैं, सेल के बाहर 3 सोडियम आयंस जाएंगे, पर सेल के अंदर सिर्फ 1 पोटेशियम आयन आ रहा है। ठीक है, सॉरी 2 पोटेशियम आयन आ रहे हैं। 3 सोडियम आयंस बाहर जा रहे हैं और सेल के अंदर 2 पोटेशियम आयंस आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यही लिखा है कि इसमें क्या हो रहा है, 3 सोडियम आयंस मूव आउट ऑफ द सेल एंड 2 पोटेशियम आयंस मूव इनटू द सेल फॉर ईच एटीपी मॉलिक्यूल। तो इस पूरे प्रोसेस में कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी यूज होते हैं, 1 एटीपी मॉलिक्यूल यूज होते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ दूसरा प्रोसेस भी हो रहा है, दैट इज पोटेशियम लीक चैनल्स, जो कि क्या करेंगे, पोटेशियम को बाहर की तरफ मूव करेंगे। पोटेशियम लीक चैनल्स क्या करें, पोटेशियम को बाहर मूव कर रहे हैं। तो सारा पॉजिटिव चार्ज तो बाहर ही जा रहा है ना, अंदर क्या बच जाएगा, नेगेटिव चार्ज बच जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज जो है विल लीव द सेल एंड इंटीरियर ऑफ द सेल becomes a negatively charged as compared to outside of the cell। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, यही तो बोलते हैं रेस्टिंग स्टेज में आपके पोटेशियम आयंस जो है विल मूव आउट ऑफ द सेल एंड क्रिएट मोर नेगेटिव चार्ज इनसाइड द सेल। ठीक है, तो the combined effect of sodium potassium pump and potassium leak channels causes the interior of the cell becomes more negative than the outside of the cell। ठीक है, साथ ही साथ इन्होंने एक और बात बोली कि जो क्लोराइड आयंस हैं वो अकमुलेट हो जाते हैं आउटसाइड द सेल बिकॉज दे आर रिपेल्ड बाय नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स विद इन द साइटोप्लाज्म। तो क्लोराइड आयंस जो हैं वो आउटसाइड द सेल इकट्ठे हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि आपके जो नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स हैं साइटोप्लाज्म के अंदर वो उसको रिपेल करेंगे। तो नेगेटिव जो है वो रिपेल होता है, अंदर बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज, तो ऑब्वियसली क्लोराइड आयंस जो है वो सेल के अंदर मूव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आपको बात समझ आ गई, ये सारी रेस्टिंग पोटेंशियल न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है।
तो मैं न्यूरोट्रांसमीटर एक और बार बोल देती हूँ, ये आपका एक्सॉन टर्मिनल था, ठीक है, एक्सॉन टर्मिनल था। एक्सॉन टर्मिनल में आपके पास होंगे साइनेप्टिक वेसिकल्स, जिसके अंदर आपके न्यूरोकेमिकल्स होंगे। तो न्यूरोकेमिकल्स यहाँ पे रिलीज होंगे, ये आपके आगे केमिकल्स जिसको आप न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हो, विच आर रिसीव्ड बाय दी which are received by the dendrites of the next neuron, ठीक है। तो नेक्स्ट न्यूरॉन के जो डेंड्राइट्स होंगे, यहाँ पे कुछ रिसेप्टर्स होंगे, ये इस केमिकल्स को रिसीव करेंगे और आगे की तरफ पास करेंगे। तो ये केमिकल्स जो हैं, आपके जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, ये केमिकल्स कैन एक्साइट एक्शन पोटेंशियल, मतलब इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को एक्साइट भी कर सकते हैं और ये इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को इनहिबिट भी कर सकते हैं, ठीक है। आपके न्यूरोट्रांसमीटर क्या कर सकते हैं, आपके इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को एक्साइट भी कर सकते हैं और इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को क्या कर सकते हैं, इनहिबिट भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक्साइटरी वाले का नाम बता सकते हैं कोई? हाँ, एक्साइटरी वाले जो हैं, जैसे कि आपके एग्जाम्पल आ गया आपका ग्लूटामेट, ठीक है। तो ये ऐसा केमिकल है जो कि एक्शन पोटेंशियल्स को क्या करेगा, एक्साइट करेगा। एपिनेफ्रिन पढ़ा था हमने, ठीक है, ये भी एक्साइट करता है, ठीक है। डोपामाइन ये भी एक्साइट करता है। तो ये सब आपके न्यूरोट्रांसमीटर हैं, ठीक है। इनहिबिटरी वाले जैसे कि आपका गाबा की फुल फॉर्म होती है आपकी गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड, गामा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड, ठीक है, ये आपके इनहिबिट करेगा, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल आपकी हो सकती है सेरोटोनिन, ठीक है। देन है आपकी ग्लिसिन। तो ये सब आपके क्या है, इनहिबिटरी हैं। और ये वाले ऊपर वाले क्या थे, एक्साइट करेंगे, जो कि आपके एक्शन पोटेंशियल को, आपके नर्व इंपल्सेस को एक्साइट करेंगे। और ये आपके नीचे वाले क्या हैं, जो कि आपके नर्व इंपल्सेस को इनहिबिट करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ दिस नर्व इम्पल्सेस एक्चुअली ट्रेवल, ठीक है। अभी तो मैंने आपको मेम्ब्रेन पोटेंशियल बता दिया कि रेस्टिंग स्टेज पे क्या होता है, इनसाइड देयर इज मोर नेगेटिव एंड आउटसाइड देयर इज मोर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अंदर रेस्टिंग पोटेंशियल क्या रहता है, -70 मिली वोल्ट, ठीक है। इसमें क्या होता है, सोडियम और आइंस जो है बाहर की तरफ जाते हैं, 3 सोडियम आइंस और 2 पोटेशियम आइंस अंदर की तरफ आते हैं। पर देयर आर पोटेशियम लीक चैनल्स आल्सो, जो कि पोटेशियम आइंस को बाहर की तरफ मूव करेंगे आउटसाइड द सेल, जिसकी वजह से अंदर जो है नेगेटिव चार्ज अकमुलेट हो जाएगा, ठीक है। फॉर फर्दर वीडियोस डू लाइक एंड सब्सक्राइब स्टडी विद पलक। यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम group and the link of the group is given here. You will get all the PDFs, class updates and MCQs, and you can direct interact with me, because I believe more we connect, easier the success becomes. So just one click and your search ends here. Thank you.